Good morning, students. This is your social science class for class 8. So we are now going to start our political books, chapter 4, understanding laws. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which person can vote, and perhaps even the law dealing with buying and selling property. We know that the parliament is in charge of making laws. Do these laws apply to everyone? How do new laws come to being? Could there be a laws that are unpopular or controversial? What should we as citizens do under the circumstances? So here we can understand that there are some laws which specify the age of marriage, or which specify the age at which we can vote, and many other laws which are related to buying and selling of property. So, and who is the in charge of these laws? Who can execute these laws? These laws are executed by the members of parliament, which we call parliament. सो हमने यहाँ पे देखा कि काफ़ी सारे लॉज होते हैं जो कि मैरिज से रिलेटेड, वोट से रिलेटेड, या फिर किसी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने से रिलेटेड होते हैं. जैसे मैरिज से रिलेटेड क्या होता है कि मिनिमम एज जो होनी चाहिए मैरिज की वो 18 ईयर्स है. ऐसी वोट भी जो है उसके लिए मिनिमम एज कितनी करी गई है, 18 ईयर्स की. 18 ईयर्स के अबव जो होता है वो इंडिया में वोट दे सकता है, चाहे वो कोई से भी जेंडर से. वी नो, और इस सब का वो कौन है इंचार्ज? पार्लियामेंट है. इसलिए हम पार्लियामेंट को किस में डालते हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ इंडिया में. डू दीज लॉज अप्लाई? पर ये हर पे अप्लाई होते हैं. हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि कुछ लॉज होते हैं जो कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है जो लड़ाई का या फिर मुद्दा बनते हैं जिस पे लोग ज़्यादातर, जैसे रिजर्वेशन, अगर किसी वैकेंसी में किसी को रिजर्वेशन दिया था तो अक्सर उस लॉ पे कंट्रोवर्सी होती है, मतलब लड़ाई होती है, लोग जो होते हैं प्रोटेस्ट करते हैं. सो कुछ इस तरीके के लॉज भी होते हैं जो हाफ ऑफ द पब्लिक के फेवर में होते हैं और हाफ ऑफ द पब्लिक के फेवर में नहीं होते. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद डू लॉज अप्लाई टू ऑल? क्या सारे लॉज सब पे अप्लाई होते हैं? रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन. सो वी आर स्टडिंग अ केस स्टडी. A government official helps his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. यहाँ पे बताया एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था, उनका बेटा था गवर्नमेंट ऑफिसर का, जिसने एक क्राइम किया था और उसको 10 ईयर्स की क्राइम मतलब जेल हुई थी, सज़ा हुई थी, पनिशमेंट मिली थी, और दी किसने थी? ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हुआ था. डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक्शंस वर राइट? क्या आपको लगता है कि वो एक्शन राइट था, मतलब जो पनिशमेंट मिली वो सही थी? शुड हिज सन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल? क्या उसके वो जो लड़का था, जो गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा था, सन था, उसे कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए थी? क्यों? क्योंकि वो उसके जो फादर थे वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली पैसे से, और पॉलिटिकली यानी उनकी पहचान थी लोगों से. the above is clear case of violation of law. तो इस समय क्या पता चल, अगर ऐसा होता है कि किसी ने क्राइम किया है और उसको इसलिए सज़ा नहीं होती क्योंकि उसके पास पावर है, तो ये लॉ के खिलाफ है. वायलेशन ऑफ लॉ, वायलेशन मतलब करना किसी चीज़ के खिलाफ जाना, वायलेंस. As you read in Unit 1, member of Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. जैसा कि हम यूनिट 1 में पहले भी पढ़ते आए हैं कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये अग्रीड किया जाता है कि वहाँ पे कोई भी ऐसी पावर का वो लोग अपनी जो उनके पास पावर होती है उसका यूज़ नहीं करेंगे. अगर उनका रिलेटिव या जिसको भी वो जानते हैं, उनका नोन, अगर किसी तरीके से भी क्राइम करता है या गलत करता है तो उसको उसकी पनिशमेंट एज पर लॉ होगी, मतलब जो भी लॉज पे अप्लाई होगा. दे देयरफॉर इंस्टीट सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टेब्लिश द लॉ. तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें हर चीज़ के लिए कोई ना कोई लॉ बना हुआ है. The most important of these was that all the persons in independent India are equal before the law. तो first of all जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, फर्स्ट लॉ जो है वो है all persons are, all citizens of India are equal. The law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste or gender. सेकेंड जो इसमें लॉ है, मेन लॉ है, वो हमें बताता है
कि इंडिया में सब इक्वल हैं, वो किसी भी तरीके से उनमें डिस्क्रिमिनेशन यानी डिफरेंसेस नहीं किए जा सकते, ना रिलीजन के बेसिस पे यानी धर्म के बेसिस पे, ना कास्ट में और ना जेंडर में। What the rule of the law means that all laws apply equally to all the citizens of the country and no one can the above the law। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी लॉ बने हुए हैं वो सबके लिए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी पे अप्लाई नहीं होगा, सब पे सारे लॉ अप्लाई होंगे। नीदर अ गवर्नमेंट ऑफिसर, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, नॉर अ वेल्दी पर्सन, चाहे कोई बहुत रिच एरिस्टोक्रेटिक मतलब अमीर पर्सन हो, नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इवन इंडिया का प्रेसिडेंट हो, किसी के लिए भी लॉ नहीं चेंज किए जाते, लॉ सबके लिए सेम ही होते हैं। Any crime or violation of law has a specific punishment as well as process through which the guilt of a person has to be established, but was it always like this? चाहे वो क्राइम करने वाला कोई भी हो, वेदर प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या इंडिया का कोई भी नॉर्मल पर्सन हो, लेकिन सबके लिए लॉ इक्वल है। जो क्राइम करेगा उसको लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलती है। इन एंशिएंट इंडिया देयर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लॉज, लेकिन कुछ लॉ ऐसे हैं जो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, मतलब कि किसी चीज़ को कोई लॉ तो कह रहा है ये सही है पर दूसरा कह रहा है नहीं ये गलत है, तो कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो ओवरलैप करते हैं। Different communities enjoy different degrees of autonomy in administrating these law, और हर लॉ को अलग अलग एक कम्युनिटी होती है जिसे मेंटेन करना होता है। जैसे कोई बिजनेस है तो बिजनेस के लिए कॉमर्स वर्ल्ड जो होता है वो अलग होता है, तो कॉमर्शियल लॉज अलग होते हैं जिनको वो लोग जानते हैं। Among their own, in some cases the punishment of two persons received for the same crime vary depending on their caste backgrounds, with lower caste being more harshly penalized। क्योंकि इंडियंस में सब इक्वल हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई किस कास्ट से है या लो कास्ट से है तो उनको ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, हार्शली पनिश करा जाएगा, नहीं। सबको जो भी उनका क्राइम होता है और उस पर जो लॉ इम्प्लीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है। This slowly began to change as the system of law began to further evolve during the colonial period। So जब पहले हम देखेंगे कि ब्रिटिश जब इंडिया में थे, इंडिपेंडेंस से पहले ऐसा होता था कि जो लोअर कास्ट लोग होते थे मतलब SC उनको ज़्यादा पनिश किया जाता था, बट धीमे धीमे जैसे जैसे सिस्टम्स चेंज हुए, इंडिया के खुद के सिस्टम बने, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, सो ये बंद होने लग गया। और क्या इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन मतलब टाइम के साथ चेंजेस आना, तो इवॉल्व हुआ और उसमें क्या आया कि पनिशमेंट सबके लिए इक्वल होगी। इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। तो ये जो लॉ का सिस्टम था कि कुछ लॉ होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए, ये लाया कौन था इंडिया में? ब्रिटिश कॉलोनिस्ट, मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनीज आई थी उन लोगों ने कुछ लॉज इंडिया में बनाए थे। तो उस समय से इंडिया में ये चल गया कि हाँ कुछ लॉज या रूल्स होने चाहिए जो हर सिटीज़न को फॉलो करने हैं। Historians have disputed this claim on several grounds, two of which include first that colonial law was arbitrary and second that the Indian nationalists play a prominent role in the development of legal sphere in the British India। So first जो लॉ था वो colonial law ये था कि सबके लिए सारे रूल्स इक्वल होंगे, आर्बिट्री होंगे, एंड सेकेंड जो था that the Indian nationalists played a prominent रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फीयर, मतलब कि जितने भी लॉ बनाए जाएंगे इंडिया से रिलेटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम पे तो उसमें ब्रिटिशर्स ज़रूर शामिल होंगे, बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन से कोई लॉ इंडिया में नहीं बनाया जाता था। One example of the arbitrariness that continued to exist as a part of British law in the Sedition Act of 1870। और जब सेडिक्शन एक्ट आया था तो उसमें क्या आया था कि हर चीज़ कंटिन्यू टू एग्जिट अ पार्ट ऑफ, मतलब जो लॉ पहले आया था कि ब्रिटिशर्स हर चीज़ का पार्ट होंगे, पर जब ब्रिटिशर्स चले गए थे, इंडिपेंडेंस आ गई थी इंडिया में, तो इसमें यह भी माना गया है कि ब्रिटिशर्स की एग्जिस्टेंस हटा दी गई थी, मतलब ब्रिटिशर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। One example of arbitrariness that continued to exist as a part of British law in the Sedition Act of 1870। So arbitrariness मतलब होता है कि फ्री, तो कि ब्रिटिश जो होते थे वो बिल्कुल फ्री होते थे, ठीक है। फ्री किस लिए? क्योंकि वो लॉ अपने खुद के अकॉर्डिंग बनाया करते थे।
तो इसका हम एक बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं 1870 का सेडिक्शन एक्ट। सेडिक्शन एक्ट का क्या मीनिंग होता है? सेडिक्शन एक्ट मीन्स कि ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया था जिसमें ये बोला गया था कि वो किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट करते हैं तो वो उसके लिए बंदिश में नहीं है, मतलब बाउंड नहीं है कि वो उसका करेक्ट रीज़न दें या प्रूफ करें कि उनने किसी को क्यों अरेस्ट करा है। दे आर फ्री टू अरेस्ट जो उन्हें लगता था, whom they considered as the criminal, जिसको वो क्रिमिनल समझते थे या ये समझते थे कि वो उनके मतलब फ़ायदे के लिए, एडवांटेज के लिए नहीं है या उनके अगेंस्ट हो सकता है, वो उनको अरेस्ट करके जेल में डाल देते थे। तो मतलब ये हमें दिखाता है कि एक आर्बिट्री का एग्जाम्पल है, मतलब कि ब्रिटिशर्स जो थे वो बिल्कुल फ्री थे लॉ में। द आइडिया ऑफ सेक्शन वॉज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद दिस एक्ट। Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. So इसमें यही बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो ब्रिटिश के खिलाफ जाता था, प्रोटेस्ट या क्रिटिसाइज करता था, क्रिटिसाइज और प्रोटेस्ट करना मतलब उनके खिलाफ जाना, अगेंस्ट जाना, उसको अरेस्ट कर लिया जाता था विदाउट रीजन बताए। इंडियन नेशनलिस्ट बिगैन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्री यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। और जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो इंडिया को फ्री कराने के लिए, इंडिपेंडेंट कराने के लिए लड़ाई लड़ते थे, उसमें ये उनने काफ़ी इसका प्रोटेस्ट करा, क्रिटिसाइज़ करा कि ऐसे उन ब्रिटिशर्स को आर्बिट्री मतलब कि उन्हें फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए और वो ऐसे गलत लॉ नहीं बना सकते। दे ऑल्सो बिगैन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वॉन्टेड टू चेंज द आइडिया of law from a set of rules that they are forced to obey to law as including ideas of justice. So इंडियंस की उस समय ये डिमांड थी कि वो ऐसे जो मनमानी करना चाहते हैं आर्बिट्री, उसको चेंज करें और क्या करें, इक्वालिटी प्रोवाइड कराएं, मतलब कि इंडियंस के लिए जो ब्रिटिश कॉलोनी चल रही थी गवर्नमेंट, दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, मतलब उन्हें न्याय मिलना चाहिए। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, और जैसे जैसे 19th सेंचुरी का एंड आने लगा, द इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगैन इमर्जिंग एंड डिमांडिंग रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। सो इंडिया के जो लोग थे वो डिमांड करने लगे कि उनको भी इक्वली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी कि ब्रिटिशर्स को मिलती है। दे बिगैन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ इंडिया। एक ऐसा लॉ भी होना चाहिए जिसमें इंडियंस अपने आप को डिफेंड कर सकें, मतलब कह सकें कि वो सही हैं। इंडियन जजेस ऑल्सो बिगैन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन। उसमें सिर्फ मतलब ब्रिटिश जजेस नहीं होंगे, जो जुडिशरी यानी कोर्ट्स जजेस जो होते हैं, तो उन्हें कहा कि जो कोर्ट होगा उसमें सिर्फ ब्रिटिश जजेस नहीं होंगे, उसमें इंडियन जजेस भी होंगे, ताकि जो भी फैसला हो, जो भी डिसीज़न हो, वो इंडियन और ब्रिटिश दोनों के लिए सही हो। Therefore, there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule लॉ ड्यूरिंग कॉलोनियल। इवोल्यूशन मतलब है टाइम के साथ चेंजेस आना, ठीक है। जो एकदम से चेंज आता है उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरी चेंज, RE वाला रेवोल्यूशन, और इवोल्यूशनरी मतलब होता है जो टाइम के साथ चेंजेस आते हैं। तो इस तरीके से इंडियंस ने जो थे इतना अगेंस्ट गए और फिर जो कॉलोनियल रूल्स होते थे कॉलोनियल पीरियड के, उनको इक्वल करा इंडिया के लिए। With the adoption of constitution, this document served as the foundation of which were representative began मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। और फिर एक डॉक्यूमेंट बना जिसको नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सारे लॉज लिखे गए थे और सबके लिए इक्वली मानने ज़रूरी थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो ब्रिटिश के लिए अलग, इंडिया के लिए अलग, दोनों के लिए सेम थे। Every year our representatives pass several new laws as well as amend existing ones। और हर साल क्या होता था कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे अलग अलग, वो पास अलग नए लॉज देते थे और फिर पुराने लॉज को चेंज कर दिया जाता था। In our class 6 book we read about the Hindu Section Amendment Act 2005। आपने क्लास 6 में हिंदू सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट का पढ़ा होगा जो 2005 में आया था। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ देयर मदर्स कैन बी इक्वली शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। हिंदू सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट में ये था कि जो भी हिंदूज़ होते हैं उनमें सन और डॉटर इक्वली दोनों का प्रॉपर्टी में राइट होगा, दोनों जितना मतलब जो भी होगा टोटल उसका आधा आधा कर सकते हैं। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे जैसे हमारा इंडिया का डेवलपमेंट हुआ, हम आगे बढ़े, हम कौन से लॉज की ज़रूरत पड़ी लगे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाए।
तो फिर इससे रिलेटेड लॉ, मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन चेंजेस आते हैं कंट्री में, डेवलपमेंट होता जाता है, लॉ भी उस अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। हाउ डू पीपल कम टू थिंक दैट पर्पस दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी, पर लोगों को पता कैसे चलता है कि अब उन्हें नए लॉ की ज़रूरत। हाउ विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन, तो आप इसके बारे में अब ज़्यादा नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, न्यू लॉ कैसे आते हैं, क्या हम इसके बारे में सोच सकते हैं? हाँ, क्यों कैसे आएंगे? पहले कोई प्रॉब्लम या इशू होता है, फिर उस प्रॉब्लम पे ध्यान दिया जाता है कि उसको कैसे कंट्रोल करें, उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सजेशन लिए जाते हैं, फिर वो अलग अलग जगह से, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग सोचते हैं, उस पर वर्क करते हैं कि ये कितने लोगों के लिए सही हो सकता है, कितने लोगों के लिए गलत, उसके बाद कोई लॉ पास होता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ के लिए अनबेनिफिशियल, मतलब उनको उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए लॉ ऐसा होना चाहिए जिससे जो सबके लिए इक्वल हो। सो हम इसको बुक से बाद में पढ़ेंगे, अब इस वीडियो में इतना। थैंक यू।